हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 84 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिल्पी रूडस को हीलिंग मैजिक सिखा रही होती है बिना मंत्र बोले, लेकिन रूडस को वो करना नहीं आ रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं रूडस अपने मन में सोच रहा होता है। तो पूरी बात ये है कि मैं बिना मंत्र बोले हीलिंग मैजिक नहीं कर सकता हूँ। शिल्पी रूडस को कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एहसास होता है जब हमारी बॉडी के अंदर मैजिक आता है तुम उस एहसास को नहीं समझते। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है जो हीलिंग मैजिक होता है वो जख्मों को ठीक करता है। जब कोई हीलर अपना माना किसी पेशेंट की बॉडी में डालता है और उसके माना में मिक्स होता है तो जाके जो पेशेंट होता है, जो इंसान होता है, उसकी बॉडी हील होती है। लेकिन मुझे अपने माना को दूसरे माना में मिक्स करना नहीं आता है। अगर ये कोई अटैकिंग मैजिक होता तो मैं पक्का इसको बहुत जल्दी सीख जाता। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ इसलिए मैं हीलिंग मैजिक नहीं सीख पा रहा हूँ बिना मंत्र बोले। लेकिन चलो कम से कम मेरे पास शिल्पी है जिसको हीलिंग मैजिक एडवांस लेवल पे आता है। अभी के लिए मैं सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर शिल्पी और मेरे बच्चे हुए तो क्या वो बच्चे मैजिक करने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और यार सच में ये एक सोचने वाली बात है क्योंकि शिल्पी भी अच्छा मैजिक कर लेती है और रूडस भी काफी अच्छा मैजिशियन है। तो जो इनके बच्चे होंगे तो वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो काफी अच्छे मैजिशियन होंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि मुशोकु टेंसाई में अब तक सिर्फ 2 ही कैरेक्टर मैंने देखे हैं जो बिना मंत्र बोले मैजिक कर सकते हैं, और वो है शिल्पी और रूडस। तो इनके बच्चे ऑब्वियसली काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रूडस नानाहोशी के पास जाता है जिसने एक पेपर में बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाया होता है। नानाहोशी कहती है ओ तुम आ गए, आज के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना माना इस मैजिक सर्कल के ऊपर डालो। रूडस उस मैजिक सर्कल को देख के कहता है ये मैजिक सर्कल काफी बड़ा है पिछले वाले से। तभी नानाहोशी कहती है हाँ, अगर ये मैजिक सर्कल कामयाब हो गया तो मैं अपनी रिसर्च में आगे काम कर सकती हूँ। रूडस कहता है वैसे ये किस तरह का मैजिक सर्कल है। तभी नानाहोशी कहती है ये मैजिक सर्कल इसलिए बनाया है मैंने ताकि मैं इस मैजिक सर्कल में दूसरी दुनिया से कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया में समन कर सकूं। तो क्योंकि नानाहोशी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट समन करना चाहती होती है और रूडस को पता होता है जब भी कोई ऐसा करता है तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ सकती है, तो रूडस हैरान हो जाता है ये सुन के। नानाहोशी कहती है तुम चिंता मत करो, टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की तरह इस मैजिक सर्कल से कोई भी नुकसान नहीं होगा किसी का। मैंने पहले ही सारी सुरक्षा के बंदोबस्त कर लिए हैं। नानाहोशी कहती है अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं वहाँ पे हमें जैसी भी चीज चाहिए होती थी उस चीज के हिसाब से हमें माना भी उतना ही चाहिए होता था। दूसरी भाषा में कहूँ तो जिस तरह का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इस समनिंग सर्कल में उसी तरह की हमें पावर भी चाहिए होगी, उतनी ही हमें पावर भी चाहिए होगी, यानी कि माना। इस बार हम एक छोटा सा आइटम समन करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही सिंपल आइटम होगा कोई। तो इसके बाद हम देखते हैं नानाहोशी अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में और जो अभी सोच रही है करने का उस बारे में बहुत ही डिटेल से रूडस को समझाने लगती है। लेकिन तभी रूडस अपने मन में सोच रहा होता है नानाहोशी और दिनों के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। वैसे तो ये इतना बोलती नहीं थी। और क्योंकि नानाहोशी इस मैजिक सर्कल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि नानाहोशी को इस मैजिक सर्कल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। लगता है आज हमारे एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद रूडस धीरे से अपना हाथ मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ाता है और अपने मन में सोचता है लगता है मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। रूडस जैसे ही मैजिक सर्कल के ऊपर हाथ रखने वाला होता है तभी वो नानाहोशी को कहता है अगर ये मैजिक सर्कल फेल हो गया और इसकी वजह से मैं किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया तो प्लीज मेरी फैमिली को इस बारे में तुम जरूर बता देना। तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और हम जो नानाहोशी होती है उसको देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है प्लीज 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 इस बार कामयाबी मिल जाए। इसके बाद रूडस अपना माना यानी कि अपनी पावर उस मैजिक सर्कल के ऊपर डालना शुरू करता है और हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा उजाला हो जाता है रूडस की पावर की वजह से। रूडस की मैजिक की तरंगे पूरे रूम में फैल रही होती है। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अपने रूडस के पास तो माना की कमी नहीं होती तो इसलिए वो लगातार उस मैजिक सर्कल के ऊपर अपना माना डालता रहता है और जिससे वहां पे बहुत ज्यादा उजाला हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं
जिस पेपर के ऊपर वो मैजिक सर्कल बना होता है वो पेपर ऊपर से हल्का सा फट जाता है। र्यूडस अपने मैजिक को रोक के कहता है, कुछ भी नहीं हुआ आज भी, ये भी एक फेलियर ही है। और इससे पहले कि र्यूडस उस मैजिक सर्कल के ऊपर से हाथ हटाता तब तक हम देखते हैं कि नाना होशी वहां से चली जाती है और दूसरे रूम में जाके बैठ जाती है। नाना होशी दूसरे रूम के चेयर में बैठ के बिल्कुल एकदम शांत सी बैठी होती है। तभी वहां पे र्यूडस आता है। वो कहता है, नाना होशी। नाना होशी कहती है, तुमने अच्छा काम करा, अब तुम घर जा सकते हो। एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद जब र्यूडस नाना होशी को देखता है वो बहुत ज्यादा शांत होती है। तो र्यूडस कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो नाना होशी, वैसे भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेल होना भी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा ही होता है ना। तभी नाना होशी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम सही हो। तो क्योंकि आज का काम र्यूडस का खत्म हो चुका होता है तो वो नाना होशी को कहता है, तो ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ वापस। जाते जाते र्यूडस अपने मन में सोच रहा होता है, नाना होशी मुझे कुछ लग नहीं रहा कि ठीक है, कुछ महीनों से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है और आज के एक्सपेरिमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। लेकिन अभी नाना होशी बहुत ही ज्यादा जवान है और जितनी वो दिखती है उससे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कल उससे मिलने दोबारा से आऊंगा, अभी के लिए मैं उसको अकेला छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी नाना होशी के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ से आवाजें आ रही होती हैं चीजें तोड़ने की, चीजें फोड़ने की और कागजों को फाड़ने की। र्यूडस भागता हुआ नाना होशी के रूम में जाता है और र्यूडस देखता है कि नाना होशी सारा सामान इधर उधर फेंक रही है और वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। और सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए वो बोल रही होती है, आखिर क्यों ये काम नहीं करा, आखिर क्यों मैं दूसरी दुनिया से नहीं जुड़ पा रही हूँ, आखिर क्यों मुझे दूसरी दुनिया से जुड़ना है। लेकिन तभी र्यूडस नाना होशी को समझाते हुए कहता है, प्लीज नाना होशी शांत हो जाओ तुम। लेकिन नाना होशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपना होश पूरी तरह से खो चुकी होती है और अपने आप में ही बस बोलते जा रही होती है, मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर नहीं जा पाऊंगी। बिल्कुल पागल हो जाती है वो। और पागलों की तरह हरकतें करते करते नाना होशी बेहोश हो जाती है। र्यूडस नाना होशी को कहता है, नाना होशी क्या तुम ठीक हो? नाना होशी। और जैसे ही र्यूडस नाना होशी के चेहरे में देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे नाना होशी के चेहरे में बहुत ज्यादा नाउमीदी नजर आ रही होती है। उसको अपनी पिछली लाइफ याद आती है जब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी और नाना होशी को देख के भी उसको ऐसा ही लग रहा होता है। र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, मैं नाना होशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब क्या ऐसे समय में मुझे शिल्पी से मदद मांगनी चाहिए? हे नाना होशी तुम ठीक हो? नाना होशी तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है आज के लिए, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद र्यूडस नाना होशी को अपने कंधे के सहारे उसके रूम से बाहर लाता है और उसको एकेडमी से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। एकेडमी के सारे स्टूडेंट र्यूडस और नाना होशी को इस हालत में देख के आपस में खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं, आपस में वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं र्यूडस के पीछे से कोई आवाज मारता है, मास्टर। और र्यूडस देखता है वहाँ पे एलिना रिसान, ज़नोबा और जूली होते हैं। ज़नोबा भागते भागते र्यूडस के पास आता है और कहता है, मास्टर ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ? र्यूडस कहता है, नाना होशी की हालत बहुत ज्यादा खराब है ज़नोबा। ज़नोबा कहता है, क्या नाना होशी की तबीयत खराब है? र्यूडस कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ है इसके साथ अभी। ज़नोबा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं नाना होशी को उठा के ले जाता हूँ मेडिकल रूम में। र्यूडस कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़नोबा। और एलिना रिसान, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ पे शिल्पी को बुला सकते हो? एलिना लिस कहती है, बिल्कुल मैं समझ गई। और इसके बाद हम ज़नोबा को देखते हैं जो भागता भागता जा रहा होता है नाना होशी को उठा के। इसके बाद हम देखते हैं कि नाना होशी को इन सब लोगों ने बेड पे लेटा दिया है और नाना होशी अब रेस्ट कर रही है। तो र्यूडस अब ज़नोबा को सारी बातें बताता है कि ये सब कैसे हुआ। तो ज़नोबा कहता है, अच्छा तो नाना होशी की जो रिसर्च है वो फेल हो गई, तो इसी कारण नाना होशी ऐसी हो गई है। इसके बाद र्यूडस बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट को हुए हुए पूरे 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में मुझे भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन यार जब भी र्यूडस के ऊपर कोई परेशानी आई है तो उस वक्त र्यूडस के साथ कोई ना कोई होता है जो उसको सपोर्ट करता है। इस दुनिया में आने के बाद र्यूडस ने अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स का हल अपने फ्रेंड्स की हेल्प से ही लिया है। लेकिन जो नाना होशी है उसको इस दुनिया में आए हुए 6 साल बीत चुके हैं और वो अपनी रिसर्च तब से अकेले करे जा रही है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। र्यूडस अपने मन में कहता है, और सच तो ये है कि इन पूरे 6 सालों में उसकी रिसर्च में
कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और इस चीज का दुख नानाहोशी के चेहरे में साफ दिखाई दे रहा है। यार इस वक्त जो नानाहोशी है वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुकी है। देखो यार, मुझे और आपको तो मुशोकु तेंसाई की दुनिया पसंद है, लेकिन इमेजिन करो कोई लड़की ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाती है जो जगह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वहां से बाहर निकलने के लिए वो पूरे 6 साल तक मेहनत करती है, लेकिन उन 6 सालों में भी कोई फायदा नहीं होता। और इसी वजह से नानाहोशी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। यहाँ तक कि र्यूडस नानाहोशी के चेहरे में खुद को देख रहा होता है जैसा वो बिल्कुल पास्ट लाइफ में था। पास्ट लाइफ में उसके पास बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची थी जीने की, और नानाहोशी को देख के भी यही लग रहा होता है इस वक्त। तो यार उम्मीद करता हूँ कि जो इमोशंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गहराई, जो डेप्थ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझ रहे होंगे। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इस वीडियो को बनाने में भी मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। तो यार अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।